सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं। इस देश की स्थिति वास्तव में बेहद ही खराब है। या खराब करने की कोशिश की जा रही है या खराब करने की रणनीति पे काम किया जा रहा है, और ख़ासतौर से शिक्षा को खराब करने की रणनीति पे ज़्यादा काम किया जा रहा है। एक उदाहरण हम देखें, पहले शिक्षा के बजट को उदाहरण देखें कि 2014 के बाद से शिक्षा का बजट वाकई रखा क्या गया है। क्या ये जो सरकार है नया भारत बनाना चाहती है, नए भारत की परिकल्पना करना चाहती है, तो क्या वास्तव में नए भारत की परिकल्पना उसी समय हो सकती है जब यहाँ अशिक्षित लोगों का जमावड़ा लग जाए, अशिक्षित लोगों का भंडार लग जाए, पूरी तरह से जम जाए, जहाँ देखिए चारों तरफ अशिक्षित लोग ही हैं। 2014 में ये सरकार आई है, जिन्हें पता नहीं कौन सा अवतारी कहा जाता हो, और कहा जाता है, हम उस पर जाना नहीं चाहते, हम अपने मुद्दे की बात करेंगे। 2014-15 में तकरीबन 17,94,891 करोड़ का बजट पास किया गया था। 17,94,891 करोड़ का बजट पास किया गया था, जिसमें से 1,10,351 करोड़ शिक्षा पे बजट रखा गया, और जो प्रतिशत होता है वो प्रतिशत 6.15% बजट का आया। 2015-16 में 17,77,477 करोड़ का बजट रखा गया, जिसमें शिक्षा के लिए ये दोनों शिक्षा को हम मिला करके बता रहे हैं, हायर एजुकेशन का और इसके बाद जो इंटरमीडिएट एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, सारे एजुकेशन को मिला करके हम बता रहे हैं। या आप ये मान लीजिए कि ये जो बजट हम बता रहे हैं, ये बजट HRD मिनिस्ट्री के लिए जो अलॉट किया गया है, हम उस बजट को बता रहे हैं। 2015-16 में 96,649 करोड़ का बजट पास किया गया शिक्षा के मद में, जो पूरे बजट का 5.44% था। 2016-17 में 19,78,060 करोड़ का बजट पास किया गया, जिसमें 92,666 करोड़ का बजट HRD मिनिस्ट्री के लिए किया गया। 2017-18 में 21,46,734 करोड़ का बजट पास किया गया, जिसमें से 79,685 करोड़ का बजट पास किया गया, यानी कि परसेंटेज घट के 3.71 पे आ गया। 2018-19 में 27,32,903 करोड़ का बजट पास किया गया, जिसमें से 93,840 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन रखा गया। 2019 और 20 में जो बजट पास किया गया वो 30,42,230 करोड़ का पास किया गया, और उसमें जो शिक्षा का बजट रखा गया वो 94,308 करोड़ रुपए का रखा गया, यानी 2% से भी कम हो गया बजट। अब हम ये बात करें कि आखिर ये सरकार शिक्षा पे ध्यान क्यों नहीं देना चाहती है, तो हम ये देखें कि बहुत सारे कंट्रीज हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था तो सारे कंट्रीज को पूरी तरह से देखा गया था, कहाँ कहाँ बेहतर प्रोविजंस हैं। उस प्रोविजन को आधार बना करके ये रखा गया कि फ्री एजुकेशन होना चाहिए। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात पे जोर देते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। तो उन्होंने देखा था कि आज भी, उस समय जब देखा उन्होंने 1946 में, वो तो देखा ही, क्योंकि पहला जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अब उस पर हम नहीं जाएंगे, समय की इस समय हमारे पास कम होता है, तो हम उसी मुद्दे पे पकड़ के रखेंगे। जो हम देखें कि एजुकेशन के महत्व क्या है, कि जब हमारी सरकार कहती है कि हमें विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु बनने के लिए क्या कपालभाति या अनुलोम विलोम करने से कोई विश्व गुरु बनेगा क्या? विश्व गुरु जब तक शिक्षा में व्यक्ति आगे नहीं आएगा, विश्व गुरु कोई नहीं बन सकता। अर्जेंटीना में शिक्षा मुफ्त, ऑस्ट्रिया में शिक्षा मुफ्त,
ब्राजील में शिक्षा मुक्त, चेक रिपब्लिक में शिक्षा मुक्त, डेनमार्क में शिक्षा मुक्त, इजिप्ट में शिक्षा मुक्त, फिनलैंड में शिक्षा मुक्त। फिनलैंड की जो बात करते हैं कि आज टेक्नोलॉजी वाइज इजराइल की संख्या तकरीबन 86 लाख के आसपास है और ये माना जाता है कि टेक्नोलॉजी के आधार पे इजराइल सबसे मजबूत है। लेकिन वाकई देखा जाए तो इजराइल से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के तौर पे अगर कोई मजबूत देश है तो वो मजबूत देश फिनलैंड है, जहाँ की आबादी आज भी केवल 57 लाख की आबादी है और टेक्नोलॉजी के मामले में वहाँ से बेहतर कोई कंट्री पूरी दुनिया में नहीं है। वजह यह है कि वहाँ जितनी भी शिक्षा है अब मतलब प्राइमरी स्टेज से हायर एजुकेशन तक सारे के सारी शिक्षाएं मुक्त होती हैं। जर्मनी में शिक्षा मुक्त, ग्रीक में शिक्षा मुक्त, आइसलैंड में शिक्षा मुक्त, केनिया में शिक्षा मुक्त, लग्जमबर्ग में शिक्षा मुफ्त है, मलेशिया में शिक्षा मुफ्त है, मोरक्को में शिक्षा मुफ्त है, नॉर्वे में शिक्षा मुफ्त है, पनामा में शिक्षा मुफ्त है, पोलैंड में शिक्षा मुफ्त है, स्कॉटलैंड में शिक्षा मुफ्त है, स्लोवेनिया में शिक्षा मुफ्त है, स्पेन में शिक्षा मुफ्त है, स्वीडन में भी शिक्षा मुफ्त है, टर्की में और उरुग्वे में भी शिक्षा मुफ्त है। ये बताने के पीछे हमारा सिर्फ मकसद ये है कि संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखा था कि शिक्षा जो कमजोर लोग हैं, खास तौर से जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए शिक्षा मुफ्त ही होनी चाहिए। अगर उनको शिक्षा मुफ्त नहीं दिया जाएगा तो चूंकि उनको जब सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से वो पिछड़े हुए हैं, तो अगर उनको आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लेना पड़ा तो आईआईटी खड़गपुर की फीस होगी 1,48,700 रुपये पर सेमेस्टर, यानी पूरा सेमेस्टर उसको कंप्लीट करने के लिए तकरीबन 10 लाख रुपए की फीस देनी होगी। और उसी तरह अगर आईआईटी कानपुर में वो जाता है तो 1,12,142 रुपए उसे पर सेमेस्टर देने पड़ेंगे, यानी कुल मिला दिया जाए तो सारे सेमेस्टर का 8,50,000 रुपया खर्चा आएगा। मंडी में जाएगा तो 1,20,000 रुपये, 1,20,350 रुपये के हिसाब से पर सेमेस्टर उसको फीस देनी पड़ेगी। वो भी करीब 8.5 लाख रुपए से ज़्यादा का आता है, 8,75,000 के आसपास वो खर्चे आते हैं। आईआईटी मद्रास में अगर जाए तो 1,12,000 रुपये, 1,12,663 रुपये पर सेमेस्टर उसे फीस देने पड़ेंगे। 8 लाख रुपए के आसपास खर्चा आएगा। बॉम्बे, अगर आईआईटी बॉम्बे वो अपना शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो 1,19,750 रुपये पर सेमेस्टर उसको देना पड़ेगा, यानी कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा ही उसे पूरा आईआईटी कंप्लीट करने के लिए उसको फीस देनी पड़ेगी। भुवनेश्वर में 1,43,000 पर सेमेस्टर है, वो करीब 11 लाख के आसपास आ जाएगा। भिलाई में 1,08,000 के आसपास पर सेमेस्टर फीस है, 8 लाख के आसपास आ जाएगा। धारवाड़ में 1,22,000 पर सेमेस्टर है तो 9,70,000 के आसपास आ जाएंगे। धनबाद में 1 लाख फीस है तो 1,20,000 के आसपास फीस है तो उसका 8 लाख आएगा। दिल्ली में 1,07,000 है तो 8,50,000 आएगा। गुवाहाटी में 1,11,750 पर सेमेस्टर है तो 8,50,000 रुपए के आसपास पूरा कंप्लीट करने में आएगा। और ये हम उनकी बात कर रहे हैं, ये शिक्षा उनको कैसे मिलेगी जिनकी इनकम, खास तौर से उत्तर प्रदेश को देख लिया जाए, बिहार को देख लिया जाए, झारखंड को देख लिया जाए और छत्तीसगढ़ को मिला लिया जाए, मध्य प्रदेश को मिला लिया जाए, तो यहाँ के जो लोग हैं इनके करीब 50% आबादी ऐसी है जिनकी इनकम 18,000 रुपये सालाना है। अब आप ये समझिए कि जिनकी फीस ही 18,000 रुपये, जिनकी इनकम ही 18,000 रुपये सालाना हो,
वो लोग अपने बच्चों की फीस पूरा आईआईटी कंप्लीट करने के लिए 10 लाख 11 लाख की फीस कहाँ दे पाएंगे। इसलिए संविधान में ये प्रोविजन किया गया था कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोग हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन अप टू हायर क्लासेस दिया जाना चाहिए। यही हाल IIM के हैं, जो हाल IIT के हैं वही हाल IIM के भी हैं। और MBBS में अगर लड़के चले जाएं तो उसकी फीस और ज़्यादा हो जाती है। इस स्थिति में ये सारी की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इसलिए सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो सरकारी होने चाहिए, नेशनलाइज होने चाहिए, राष्ट्रीयकृत होने चाहिए। प्राइवेट के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन सारे के सारे विद्यालय प्राइवेट ही जब खुलते जा रहे हैं तो इसका मतलब प्राइवेट विद्यालय खुलते जा रहे हैं और सरकार अपना बजट कम करती जा रही है। जो कंट्रीज हमने आपको करीब 14 कंट्री के नाम गिनाए हैं, उन 14-15 कंट्री में जो बजट रखा जाता है शिक्षा के लिए वो 15% से लेकर के 20% तक के बजट रखे जाते हैं। स्वास्थ्य पे 8% के आसपास बजट रखे जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जिस बात पे खास तौर से हम फोकस करेंगे, जो हमारे यहाँ IAS कोचिंग क्लासेज हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं, उसमें अगर 10 नाम कोचिंग क्लासेस के 10 नाम टॉप लिस्ट पे हम देख लें तो टॉप लिस्ट के एक सबसे पहले टॉप लिस्ट पे राव IAS स्टडी सर्किल आती है। इसकी जो फीस है उसकी फीस है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए कंप्लीट कराने के लिए वो फीस लेते हैं अपनी। और इसके बाद चाणक्य IAS एकेडमी है, सत्य IAS एकेडमी है, ब्रेन ट्री इंडिया IAS एकेडमी है जो हैदराबाद में चलती है, सत्य चेन्नई में चलती है, इलिट एकेडमी मुंबई में है, तो अस्तित्व IAS एकेडमी जयपुर में, ALS IAS एकेडमी दिल्ली में है। ब्रांचेज उसकी हर जगह खुल गई है। हम मुख्यालय की बात कर रहे हैं। और ब्रिलियंट ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई में है, वाजीराम एंड रवीज IAS एकेडमी दिल्ली में, खान स्टडी सर्कल। इसमें से कोई ऐसा कोचिंग क्लासेस नहीं है जिन कोचिंग क्लासेज की फीस 2 लाख रुपए से कम हो। अब आप अंदाजा लगाइए, जो व्यक्ति 18,000 रुपए सालाना कमाता हो वो 1.5 लाख की फीस कहाँ लाए, 2 लाख की फीस कहाँ से ला सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक यहाँ द्रोणाचार्य जैसे लोग जन्म लेते रहेंगे तब तक कभी भी ये देश विश्व गुरु नहीं बन सकता है। विश्व गुरु बनने की जिनकी योग्यता है उन्हें प्राइमरी विद्यालय में भेज दिया जाता है, जहाँ के अध्यापक शिक्षण काम में कम समय देते हैं, निर्माण में अधिक समय देते हैं, वोटर लिस्ट बनाने में अधिक समय देते हैं, और जब जनगणना का समय आ जाता है तो जनगणना में अधिक समय देते हैं। और अब तो उससे भी ज़्यादा आ गया है, मिड डे मील एक प्रोविजन बनाया गया है जिसमें श्रेय लेने की कोशिश की गई है कि मिड डे मील के नाम पे हम श्रेय ले लेंगे कि हम मिड डे मील देंगे सॉरी, समय मिड डे मील का नहीं है। जो स्कूल खुले हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो मिडिल क्लास के स्कूल हैं, जो हाई स्कूल हैं, जो इंटरमीडिएट के स्कूल है, वहाँ अध्यापन कार्य होना चाहिए। वहाँ मिड डे मील की आवश्यकता नहीं है। अगर वो बच्चा घर में खा करके पौष्टिक आहार उसको घर में नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे आपके मिड डे मील जो 50 ग्राम के भोजन से उसे पौष्टिक आहार नहीं मिल जाता।
उसे खुराक पेट भरने की नहीं चाहिए, उसे खुराक शिक्षा की, उसकी भूख है तो उसे खुराक शिक्षा की चाहिए। अब तो ये भी आलम आ गया है कि एक पीरामल है जो उनके रिश्ते में, मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन जी के रिश्ते में शायद समधी लगते हैं, जो प्राइमरी विद्यालय हैं वो प्राइमरी विद्यालय, सारे के सारे प्राइमरी विद्यालय पीरामल जी को देने की कोशिश हो रही। पीरामल जी को प्रथम जो उनकी संस्था है उस प्रथम संस्था को हैंड ओवर करने की कोशिश की जा रही है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये बताने की कोशिश क्यों हम कर रहे थे कि आईएएस कोचिंग कौन कौन चला रहा है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोचिंग में जाते हैं तो निश्चित तौर पे ये मान लिया जाए कि वो घोड़े हैं जैसा कि बताया जाता है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं वो घोड़े तो छोड़िए, वो गधे भी नहीं हैं। अगर कुछ हैं तो वो खच्चर हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये बात हम आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे प्रस्तुत कर रहे हैं। जो अभी यूपीएससी एग्जाम के रिजल्ट आए हैं, फाइनल रिजल्ट आए हैं, जिसमें जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो प्रीलियम के एग्जाम थे उसमें अनरिजर्व ने 98 नंबर्स दिए गए थे। 200 नंबर के थे, 98 नंबर्स आए थे। ईडब्ल्यूएस को 90 नंबर। ईडब्ल्यूएस का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और कौन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? जिसके माँ बाप की इनकम 8 लाख रुपए से के 8 लाख रुपए तक है, वो वीकर सेक्शन है। लेकिन शर्त ये है कि वो बैकवर्ड नहीं होना चाहिए, वो शेड्यूल कास्ट नहीं होना चाहिए, वो माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए। अगर शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी का कोई व्यक्ति है, बैकवर्ड का कोई व्यक्ति है, अगर उसके माँ बाप की इनकम 6 लाख रुपया है तो वो क्रीमी लेयर में आता है। अगर बैकवर्ड है तो 6 लाख इनकम वाला क्रीमी लेयर में आता है। लेकिन अगर वो सवर्ण है तो वो 8 लाख रुपए तक की इनकम वाला व्यक्ति वो ईडब्ल्यूएस है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। अब आप ये समझिए कि इस देश के साथ क्या हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन खच्चरों को ये वास्तविक तौर पे जो घोड़े हैं, जिन घोड़ों को प्राइमरी स्कूल में बेहतर शिक्षा देनी चाहिए थी, आज वो रेस में सबसे बेहतर होते, उनको बेहतर शिक्षा नहीं दी गई। जो मिडिल में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, वो मिडिल में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। हाई स्कूल में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। इंटर में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। और जो यूनिवर्सिटीज हैं या डिग्री कॉलेज हैं, उन डिग्री कॉलेज के जो स्ववित्त पोषित विद्यालय हैं, उनके आलम ये है कि एक एक टीचर कम से कम 10-10 डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा है। और शायद वो डिग्री कॉलेज में जो पढ़ा रहा है उसके नाम नौकरी एक के नाम पे मिलती है और सैलरी किसी और को मिलती है। ये बहुत सारे उदाहरण है वो। तो इसका मतलब यह है कि शिक्षा के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। अब हम यही तो बता रहे हैं कि देखिए, खच्चरों को वास्तविक तौर पे गधों और घोड़ों से भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जो अनरिजर्व वाले हैं उनको हम गधा क्यों कह रहे हैं, ये समझिए। गधा इसलिए कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल को वो जो है कॉन्वेंट से जनरली पढ़ के आते हैं, और कॉन्वेंट में उनके कपड़े प्रेस हैं कि नहीं प्रेस हैं, उनको पानी घर से ले जाना है, गाड़ी में जाना है, पंखे में रहना है, एसी में रहना है, तब भी उन गधों को नंबर 98 नंबर पे क्वालिफाई करा दिया गया। लेकिन जो घोड़े थे जिनको भूखा रखा गया था, जिनके पैर दो के दोनों बांधे गए थे और खूंटे से बांध के रखा गया था, इसके बावजूद कहा गया था कि दौड़ो। क्यों खूंटे से बांध करके रखा गया था? कि अगर उनको बेहतर शिक्षा आप नहीं दिए
क्योंकि संविधान ये कहता है कि जो शेड्यूल का जो सोशली और शैक्षणिक तौर पे बैकवर्ड लोग हैं, सोशली और शैक्षणिक तौर पे बैकवर्ड लोगों को एग्जाम से पहले 2-3 साल के लिए सरकार को उनको एक विद्यालय, एक ऐसा कोचिंग क्लास, सरकारी कोचिंग क्लास चलाना चाहिए फ्री में, ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें। अब एक को इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो अनरिजर्व 98 नंबर दिया गया वो घोड़े नहीं, वो गधे हैं, और EWS के लोग खच्चर हैं। जो घोड़े हैं उनको मार्क्स दिए गए 95.34। इसका मतलब यह है कि जिनके पैर बांध करके, खूंटे से पैर बांध करके बगैर चारा दिए दौड़ाने की कोशिश की गई, उनको भी ये कहा गया कि तुम्हारी स्पीड 95.34 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 96 किलोमीटर की तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए। और जो गधे थे जिनको खूब राशन दिया गया, जिनको बेहतर शिक्षा दी गई, पूरी व्यवस्था दी गई, कोचिंग, टॉप कोचिंग क्लासेज में उनको कोचिंग दिए गए, उनको कहा गया कि तुम्हारे लिए इतनी छूट है कि 98 किलोमीटर की स्पीड से अगर तुम चलो तो 98 किलोमीटर की स्पीड से तुम क्वालिफाई कर जाओगे। अब देखिए खच्चरों को क्या कहा गया कि खच्चरों तुम्हें ज्यादा पूरी न उनको सामाजिक कहीं से अपमान झेलना पड़ता है, न शैक्षणिक अपमान झेलना पड़ता है, कोई अपमान नहीं झेलना पड़ता। आज भी इस तरह के लोग हैं जिनके पास कम से कम 10-10 बीघे जमीनें होंगी, लेकिन ये क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया कि उनकी इनकम 8 लाख तक है तो वो EWS है। उनको ये कहा गया कि तुम केवल 90 किलोमीटर की स्पीड से भी चलोगे तो तुम्हें क्वालिफाई कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, अब आइए मेन गेम जो शुरू होता है, वो मेन गेम हम बता रहे हैं कि ये कहा गया कि जो ये गधे हैं, गधे जिनको खूब चारा ओरा दिया गया, गधों को घोड़ा बनाने की कोशिश की गई, रोज उन पे मालिश किया जाता था, इसलिए मालिश किया जाता था कि ये घोड़े दिखने लगे। और उन घोड़े दिखने वालों को पूरी मालिश करने के बाद 751 नंबर उनके निर्धारित किए गए कि रिटर्न में 751 नंबर आ जाए तो आप पास हो जाओगे। और EWS मतलब खच्चरों को ये कहा गया कि 696 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन OBC के मार्क्स 718 आने चाहिए। जिनके पैर बांध करके घुमाए जा रहे हैं, शैक्षणिक तौर पे वो मजबूत नहीं है, सामाजिक तौर पे मजबूत नहीं है, और अगर 8 लाख रुपए इनकम वाला EWS है तो उससे पहले जो 18,000 रुपए इनकम वाला है वो किस कैटेगरी में आता है? कभी कल्पना किया आपने? जो 18,000 रुपए की इनकम है वो किस कैटेगरी में आता है? 6 लाख रुपए OBC का है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। गजब की भांग खाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शंकर जी से कि शंकर जी ये बूटी केवल आपके लिए बनी थी, दूसरे लोगों को मत दिया करिए, ये लोग साधारण लोग हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये बूटी बस आप अपने तक रखिए, दूसरे को ये बूटी मत दीजिए, दूसरे लोग संभाल नहीं पाएंगे। और EWS 696 पे क्वालिफाई कर जाएगा, OBC को 718 नंबर लाना पड़ेगा, SC को 706 नंबर लाना पड़ेगा। और उससे भी ज्यादा बेशर्मी क्या है, जो ST है, जो जंगलों में रहते हैं बेचारे, उनके यहाँ कभी लाइट नहीं आती है, उनके यहाँ किताबें नहीं मिल पाती हैं, आने जाने के संसाधन नहीं मिल पाते हैं, कोई सुविधा नहीं हो पाती, कोई मैगजीन नहीं जा पाता, कोई रेडियो नहीं जा पाता, रेडियो की आवाज वो नहीं सुन पाते, टीवी तो छोड़िए, फोन कैसे उनके लगते हैं ये भी कल्पना से परे है। चूंकि 2-1 मरतबा हमने कुछ लोगों से बात की है तो इस बात का अंदाजा है कि कितनी मुश्किल से तो उनके फोन लग पाते हैं। अगर आप व्हाट्सएप कॉल करना चाहें या फेसबुक से लाइव उनको कनेक्ट करना चाहें तो बड़ा ही मुश्किल काम है, वो नहीं हो सकता। उनको भी कहा गया कि आपको
699 नंबर लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। अब आप अंदाजा लगा दीजिए कि वास्तविक तौर पे घोड़े कौन हैं, गधे कौन हैं और खच्चर कौन हैं। और इस देश में जातीय मानसिकता के लोग खच्चरों और गधों को घोड़ों से आगे इसलिए बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर वो आज भी घोड़ों का पैर खोल दें तो हमारा दावा है कि इतना खिलाने के बावजूद खच्चरों से तो बहुत आगे हैं ही हैं, वो गधों से भी आगे निकल जाएंगे। और एक उदाहरण और आपके सामने ये रखना जरूरी है, ये मजेदार बात है। 751 नंबर आप पा जाएंगे तो आपको 751 नंबर पाने के बाद आपको जो इंटरव्यू का जो चोरी और डकैती करने का नंबर है उसमें कम से कम 210 नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और 751 अगर आपने मेन में रिटर्न में ले लिया है तो 210 तो तय है, 300 में से उससे नीचे तो जा ही नहीं सकता है। 210 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तय हो गया। और अगर EWS का है तो 696 और उसे 600 उसको नंबर मिलेंगे कम से कम 225। जो खच्चर हैं उनको 225 नंबर मिलेंगे डकैती वाली जगह पे, जहां डकैती होती है वहां 225 नंबर मिलेंगे। और जो ओबीसी का है, ओबीसी का ये मान लिया गया कि अगर 718 नंबर वो लेकर के आया है तो उसको 718 नंबर वाले को बहुत ज्यादा नंबर मिलेगा, तो उसको 207 नंबर मिल सकता है। 207 नंबर से ज्यादा उसे नहीं मिल सकता है। एससी अगर 706 नंबर लेकर के आया है तो उसे 200 के करीब भी नहीं पहुंचने दिया जाएगा, उसे 190 नंबर के पास ही रोक दिया जाएगा चोरी और डकैती वाले जगह पे, कि जहां चोरी और डकैती होती है 190 नंबर से उसको ज्यादा नहीं दिया जाएगा। और ठीक वही हाल एसटी का भी है, उसे भी 190, 192, 195 नंबरों तक ही सीमित कर दिया जाएगा और क्वालिफाई करा दिया जाएगा। ये अंदाजा हम आपके सामने क्यों कर रहे हैं, इस बात को क्यों लेके आ रहे हैं कि हमेशा जो घोड़े हैं उन घोड़ों के पैर बांध करके दौड़ाने की कोशिश की जा रही है। पैर बांधने का मतलब जब उनको प्रॉपर शिक्षा आप नहीं देंगे, सरकार की जिम्मेदारी है प्रॉपर शिक्षा उपलब्ध कराना, सरकार की जिम्मेदारी है मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना। जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोग हैं उनको मुफ्त शिक्षा कराना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये कौन सा तर्क है, कौन सा आधार है कि अगर वो सवर्ण है तो 8 लाख रुपए इनकम उसकी बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाती है, और जो बैक ओबीसी है उसकी 6 लाख क्रीमी लेयर हो जाती है। और उसी कारण से 2015 में 314 जो आईएएस लड़के सेलेक्ट हुए थे, उन सेलेक्ट हुए लड़के आईएएस सेलेक्ट हुए लड़कों को, जो लड़के आईएएस सेलेक्ट हुए थे उन आईएएस सेलेक्ट हुए लड़कों को भी 314 लोगों को ये कह करके निकाल दिया गया कि आप तो क्रीमी लेयर हैं। आप बताइए कौन सा तर्क चल रहा है, किस तर्क के आधार पे इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये कौन लोग हैं, क्या वाकई अब ये समझ में आता है, क्या वाकई ये लोग इस देश के लोग हैं? अगर ये माना जाए तो ये तो स्पष्ट है कि वो लोग इस देश के लोग तो नहीं हो सकते, क्योंकि इस देश के लोग होते तो इस देश के मूल निवासियों के साथ इतना बुरा व्यवहार तो कभी भी नहीं हो सकता। और एक बात और भी आपके सामने ये रखना जरूरी है कि अभी उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती हुई है,
और उस उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो भर्ती हुई, उस भर्ती में जो आलम है, उस आलम ये है कि जो कट ऑफ लिस्ट निर्धारित की गई है, वो कट ऑफ लिस्ट निर्धारित ये की गई है कि अगर ओबीसी का है तो उसे 125.25 नंबर लाने पड़ेंगे, और उसके अगर वो शेड्यूल कास्ट का है तो 114.14 नंबर लाना पड़ेगा। लेकिन अनरिजर्व्ड सीट है तो अनरिजर्व सीट वाले पे 105.05 नंबर पा करके वो उसे अधिकार मिल जाता है वहां पहुंचने का। तो अब आप ये अंदाजा लगाइए, एक उदाहरण और आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि एक आईएएस में किसी तरह साक्षात्कार में देखिए नंबर आया था, एक विजय प्रकाश मीना है, विजय प्रकाश मीना को नंबर मिला 766 और उनको जो इंटरव्यू में नंबर दिए गए वो 112 दिए गए। किरोड़ी लाल मीना को 743 रिटर्न में मिला, उनको जो नंबर दिए गए वो 150 नंबर दिए गए। प्रीति गहलोत, ये भी सब एसटी के हैं, ये 726 नंबर उनको रिटर्न में आए तो 149 नंबर दिया गया। कविता मीना को 725 रिटर्न में नंबर मिले तो उनको इंटरव्यू में नंबर दिया गया 150। आदित्य डैथवाल को 724 नंबर मिले, उनको इंटरव्यू में नंबर दिया गया 155। सैफाली बारवाल 720 नंबर इनको रिटर्न में आए, इनको साक्षात्कार में नंबर दिया गया 132। राजेश कुमार मीना 718 नंबर लाए, इनको नंबर दिया गया इंटरव्यू में 100। राजेश कुमार मीना को 151। विक्रमादित्य को में आए तो 118 मार्क्स दिए गए इंटरव्यू में। शैलेंद्र बामनिया को 705 नंबर आए, 120 नंबर रिटर्न में दिए। अब देखिए गेम क्या शुरू होता है। नाजुक कुमार शर्मा, अब जब नाजुक कुमार शर्मा आए तो 732 नंबर इनको रिटर्न में मिला, लेकिन इंटरव्यू में इनको नंबर मिला 209। मोहित हांडा को 719 नंबर ले आए रिटर्न में, तो इनको इंटरव्यू में नंबर मिला 206। वासमत पंत 717 नंबर ये रिटर्न में ले आए, इंटरव्यू में नंबर मिला 204। वत्सला गुप्ता 709 नंबर इनको रिटर्न में मिले, इंटरव्यू में नंबर मिले 204। गुंजन शर्मा 706 नंबर ले आए, इनको इंटरव्यू में नंबर मिले 201। शिल्पी नंबर ले आई 702, इनको इंटरव्यू में नंबर मिले 206। स्मृति शर्मा को 697 नंबर मिले, इनको इंटरव्यू में रिटर्न में इनको इंटरव्यू में नंबर मिले 204। शुभंकर महापात्र को जो रिटर्न में 686 नंबर लाए, 206 नंबर इनको इंटरव्यू में मिले। आचिन गर्ग 680 नंबर इनके रिटर्न में आए, इंटरव्यू में नंबर दिए गए 204। अमन मित्तल 679 नंबर ले आए, लेकिन इंटरव्यू में नंबर दिए गए 201। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग फेल हो जाने वाले लोग थे उनको किस तरह से डकैती करके ज्यादा नंबर दे करके उनको क्वालिफाई कराया जाता है। यही बात है, जिस तरह से द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट करके अर्जुन को जिताने की कोशिश की है, उसी तरह से आज भी इंटरव्यू के नाम पे जो योग्य लोग हैं, जो वास्तव में इस देश को बना सकते हैं, सुधार सकते हैं, जिनके अंदर नैतिकता है, उन नैतिक लोगों को इंटरव्यू में मार्क्स इतने कम क्यों दिए जाते हैं, प्रश्न ये उठता है। तो ये प्रश्न 2-4 प्रश्न हम आपके सामने लेके आए थे कि जिस देश में शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, उस देश में शिक्षा का निजीकरण क्यों किया जा रहा है। प्राइवेट हाथों में विद्यालय नहीं जाना चाहिए। अगर देश को सुरक्षित रखना है, देश को समृद्धशाली रखना है, देश को वास्तविक तौर पे विश्व गुरु बनाना है,
तो वो उस देश को किसी भी कीमत पे, जो शैक्षणिक संस्थान है वो किसी भी कीमत पे निजी हाथों में नहीं दिए जा सकते। आपको हमने बताया कि जो जो देश, जहां जहां आज जर्मनी के हाल आप देखिए, वहां शिक्षा मुफ्त है, तो जर्मनी के क्या हाल है। हमने आपको फिनलैंड का एग्जाम्पल दिया कि फिनलैंड में शिक्षा मुफ्त है, स्पेन में शिक्षा मुफ्त है, स्वीडन में शिक्षा मुफ्त है, ग्रीक में शिक्षा मुफ्त है, लग्जमबर्ग में शिक्षा मुफ्त है, मलेशिया में शिक्षा मुफ्त है, ऑस्ट्रिया में शिक्षा मुफ्त है, अर्जेंटीना में शिक्षा मुफ्त है। और यहाँ की हालत आप देखिए, जहाँ जहाँ शिक्षा मुफ्त है वहाँ बेहतर वैज्ञानिक पैदा होते हैं, बेहतर इंजीनियर पैदा होते हैं, बेहतर डॉक्टर पैदा होते हैं। और हमारे यहाँ जो बेहतर पैदा हो सकते थे, चूंकि शिक्षा की फीस इतनी ज़्यादा है, हमने आपको बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति आईआईटी करना चाहे तो एक आंकड़ा मान ले कि उसको पूरा सेमेस्टर कंप्लीट करने के लिए उसे कम से कम 8 लाख रुपए फीस देनी पड़ेगी। और जो ये बेल्ट है हिंदी भाषी क्षेत्र, यहाँ तकरीबन 50% आबादी ऐसी है जिनकी इनकम ही 18,000 रुपये सालाना है, तो वो 8.5 लाख रुपए कैसे फीस दे सकते हैं। आईआईएम इसको एमबीए करने के लिए, बीबीए करने के लिए और आईआईटी करने के लिए करीब करीब इसी तरह के फीस आते हैं। और जबकि अगर उसे एमबीबीएस करना हो तो एमबीबीएस कंप्लीट करने के लिए उसकी जो फीस आएगी वो तकरीबन कम से कम 25 लाख रुपए से कम की फीस नहीं आ सकती है। और जो शिक्षा का स्तर घटा है, शिक्षा का स्तर सिर्फ इसलिए हमारे देश में घट रहा है कि, या शिक्षा का तरफ ध्यान सरकार इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस देश में वास्तविक तौर पे जिनके अंदर टैलेंट है और वो टैलेंट वाले लोग अगर शैक्षणिक और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े होने के नाते आर्थिक दृष्टिकोण से भी पिछड़े हैं, तो उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, उनको शिक्षा के क्षेत्र में नहीं लाया जाना चाहिए। नहीं तो आप देख लीजिए कि बहुत सारे, आप अमेरिका का एग्जाम्पल उठा करके देखिए, तो अमेरिका में ज़्यादातर डॉक्टर, ज़्यादातर वैज्ञानिक, ज़्यादातर इंजीनियर अगर हैं तो वो इंडियन हैं। और इंडियन इसलिए हैं क्योंकि वहाँ इन्हें यहाँ सम्मान नहीं दिया गया, वहाँ सम्मान मिल गया तो वो वहाँ चले गए। अब हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये देश, इस देश की जो सरकार है वाकई तौर पे इस देश का शिक्षा व्यवस्था को क्यों इतना खत्म करना चाहती है। फिर एक बार उस बात को हम रिपीट करेंगे कि जो शिक्षा का महत्व है, जो हमारे सरकार ने बजट पास किया था 2014-15 में 1,10,351 करोड़ रुपया शिक्षा के नाम पे, जबकि बजट पूरा करीब 18 लाख करोड़ का 17,94,891 करोड़ का पूरा बजट था। तो शिक्षा का प्रतिशत 6.15% था। ये भाजपा का सबसे हाईएस्ट बजट शिक्षा के लिए अलाट किया गया है। अभी की सिर्फ हम अलाटमेंट की बात कर रहे हैं, इसके यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो धज्जियां उधड़ जाएंगी। इसका यूटिलाइज तो किया ही नहीं गया है। 2015-16 में 96,694 करोड़ रुपए का बजट शिक्षा के लिए रखा गया, जबकि उस समय 17,77,477 करोड़ का बजट पास किया गया था। 2016-17 में 92,666 करोड़ शिक्षा के लिए रखा गया, उसमें 19,78,060 करोड़ का बजट का प्रोविजन था। ये देखिए घटता जा रहा है, 6.15 से घट करके 2015-16 में 5.44% आया, 2016-17 में 5.44 आया और 2017-18 में 4.68 आ गया, 2018-19 में 3.71 आ गया, 2019 में 19 और 20 में ये घट करके 2% आ गया और 2020-21 में ये घट करके 1.6% आ गया। और उसमें से जो 56,000 करोड़ का बजट का प्रोविजन
रखा गया था, जबकि करीब 31 लाख करोड़ का ये बजट रखा गया है, उसमें जो 56,000 करोड़ का शिक्षा का बजट रखा गया था, उसमें से भी 3,000 करोड़ रुपया विड्रॉ कर लिया गया। विड्रॉ इसलिए कर लिया गया क्योंकि हमारे देश को परिधान जो मंत्री हैं और उनके ऊपर जो खर्चे आ रहे हैं, उस खर्चे के लिए अब कोई पैसा नहीं रह गया है। तो पैसा नहीं रह गया तो उनके परिधान के लिए, उनके खर्चे के लिए, उनके राजसी ठाट बाट के लिए जो व्यवस्था की जा रही, वो 3,000 करोड़ रुपए से जो शिक्षा से कटौती करके रखा गया है, उससे व्यवस्था की जा रही। आप कल्पना कर लीजिए कि इस देश की स्थिति क्या बनाए जा रही। क्यों इस देश की सरकार चाहती है कि इस देश में ज्यादातर अनपढ़ लोग पैदा हों। जितने अनपढ़ लोग रहेंगे उतना ही उनको सत्ता चलाने के लिए ज़्यादा मुफीद होगा, क्योंकि उन्हें प्रश्न अच्छे नहीं लगते, जवाब उनके पास है नहीं, तालीम इतनी है नहीं, लियाकत उनके अंदर है नहीं, लायकियत है नहीं, इंसानियत तो कभी उन्होंने सपने में सोचा भी नहीं था कि इंसान भी वो बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें है नहीं, तो ये तभी वो सफल हो पाएंगे जब इस देश को जाहिल रखेंगे। ये देश को तय करना है, क्या इस देश में जाहिल लोग रहेंगे या पढ़े लिखे लोग रहेंगे। अगर इस देश के पढ़े लिखे लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, कमाल तो ये हो गया कि एक और जो मजमा लगाने वाले लोग हैं वो गजब का मजमा लगा रहे हैं। अब मजमा ये लगा रहे हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाएंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी मतलब वही हो गया कि जैसे एक व्यक्ति हो, भिखमंगा हो, उसमें भीख उसको न मिली हो और उसने पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया है कि आओ मेरे घर निमंत्रण है, घर में अनाज है नहीं। वही हाल हमारे देश की सरकार का है। जब नौकरियां है नहीं, रेलवे में सबसे ज्यादा नौकरियां होती है वो आपने विड्रॉ कर लिया, ओएनजीसी की नौकरियां आपने विड्रॉ कर लिया, इंडियन एयरलाइंस को आप, एयर इंडिया को आपने बेच दिया, एरोड्रम सारे जो थे उसको आपने बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, पोर्ट आपने बेच दिया, और आपके पास जो 2-3 कंपनियां थी, लैंको थी, उसके ऊपर जो चार्जेस थे वो आपने कर दिया। आपने अगर किसी को बढ़ाया तो वो अनिल अंबानी को बढ़ाया, वो रोज दिवालिया होता रहता है। एसबीआई का अभी 1200 करोड़ रुपया अनिल अंबानी के आरकम और उनके इंफ्रा पे है, 635 करोड़ रुपया इंफ्रा पे है और 665 करोड़ इंफ्रा पे है और 535 करोड़ रुपया उनके आरकम पे बकाया है। तो एसबीआई ने बकायदा NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को जब भाई अपील किया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने पूरा ये कह दिया कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस किया जाए। तो अब वो अप्रोच कर रहे हैं कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे, और ऐसे लोग हमारे देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा, जो फ्रांस इतने दिन से रफाल बना रहा था, उसे लगा कि हमारे पड़ोसी भी नहीं डर पाया। ISI को धमकाने के लिए हमने बहुत कोशिश की, वो नहीं डरा, वो इतना रफाल उसके पास पड़ा है। लेकिन हमारे देश में 5 रफाल क्या आ गया, चाइना कांपने लगा, और इतना कांपा कि उसने जो हमारा फिंगर 8 पे कभी रहता था, आज फिंगर 4 पे आ गया है। और हमारी सरकार जो फिंगर 8 तक अपनी चौकसी करती थी, आज वो फिंगर 2 पे पड़ी है। इसके बावजूद हमारे देश की सरकार ये कह रही कि कोई घुसा नहीं, और इसको जस्टिफाई करने के लिए जो इंडिया का मैप था, उस मैप को भी साइड से ही हटा दिया गया। इस साजिश, और ये इसलिए किया जा रहा कि, और इसीलिए शिक्षा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि अगर शिक्षित लोग रहेंगे तो प्रश्न करते रहेंगे, और प्रश्न उनको पसंद नहीं है। इसलिए आपको समझना, इस देश में बेहतर अगर देश बनाना है तो शिक्षा इस देश की मुफ्त होनी चाहिए। और खास तौर से हम अब ये नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा, अगर जो आर्थिक तौर पे फीस देने की स्थिति नहीं है जिनकी, उनको भी मुफ्त शिक्षा कर दीजिए। मैं वहां शिक्षा के आधार पे जाति धर्म संप्रदाय को नहीं जोड़ना चाहता। शिक्षा सबके लिए फ्री कर दीजिए आप।
और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। शिक्षा सबके लिए फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य सबके लिए फ्री होना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट न शिक्षा फ्री कर सकती है न स्वास्थ्य फ्री कर सकती है। आपको याद होगा कि शिक्षा का जो निजीकरण हुआ है वो 1991 से हुआ है, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक शिक्षा नीति बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो आद गोदरेज थे, वाइस चेयरमैन अनिल अंबानी थे, और पहला जो विश्वविद्यालय प्राइवेट विश्वविद्यालय खुला कच्छ में, धीरू भाई अंबानी के नाम पे पहला प्राइवेट विश्वविद्यालय खुला। उसकी परमिशन अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में दी गई थी। मुरली मनोहर जोशी जी एचआरडी मिनिस्टर थे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्राइवेट का निजीकरण अगर आप करेंगे, निजीकरण हो क्यों रहा है? निजीकरण जब आप करेंगे तो जो जितना ज्यादा फीस दे के आएगा वो उतना फीस का वसूलना चाहेगा। डॉक्टर हॉस्पिटल में जितनी बेहतर सेवाएं, आज जहां महामारी आई, जितनी बेहतर सेवाएं गवर्नमेंट के विद्यालय दे पाए, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल दे पाए, कोई दूसरा नहीं दे पाया। इसलिए हम फिर अब आपको इसको समराइज करते हैं, और समराइज करते हुए इस बात को कहना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे गधों को गधे रहने दीजिए, खच्चरों को खच्चर रहने दीजिए, घोड़ों को घोड़ा रहने दीजिए। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि अगर अकल आ जाए तो इस शब्दावली का प्रयोग भी बंद होना चाहिए। ये शब्द हमारे किसी डिक्शनरी में नहीं है। ये शब्द सबसे पहले एक तरुण सागर जो उसका एक वो क्या कहते श्वेतांबर, उसका वो है धर्मगुरु है, जो श्वेतांबर धर्मगुरु हैं, वो कहते हैं अरे भाई आप से वो शिक्षा दे रहे हो, धर्म की बात करो तो धर्म की बात करो। उसने ये कहा कि कौवों को जिताने के लिए हंसों को पिछाड़ा जा रहा। अरे मानसिकता तुम्हारी इतनी गंदी है, नैतिकता तो तुम मत सिखाओ। यहाँ कोई कौवे और हंस नहीं पिछड़ रहे हैं। देश को एकजुट रहने की जरूरत है, और खास तौर से जिन लोगों ने जातिवाद बना रखा है, और जो ये लोग कहते हैं कि मुझे ब्राह्मण होने का फक्र है। अगर तुम्हें ब्राह्मण होने का फक्र है तो जो क्षत्रिय है उसे क्षत्रिय होने का भी फक्र होगा, और कहेगा क्षत्रिय हमें क्षत्रिय होने का फक्र है। अगर कोई वैश्य कहेगा मुझे वैश्य होने का फक्र है, कोई यादव कहेगा मुझे अहीर होने का फक्र है, तब तुम किस मुंह से कह सकते हो कि तुम जातिवादी हो? इसलिए कह रहे हैं कि सभी फक्र होना, अगर तुम फक्र होने की बात है तो इंसान होने पे फक्र कर करके एक बार देख लो। इंसान होने पे फक्र करके देख लो, ये देश बदल जाएगा। देश वाकई, इंडिया विल बी प्रॉस्परस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वंस ह्यूमैनिटी इज रेज एंड इम्प्लीमेंटेड हियर। अगर एक बार मानवता वाकई तौर पे और इक्वलिटी केवल संविधान में नहीं धरातल पे भी उतर करके आ गई तो भारत से मजबूत कोई देश नहीं हो पाएगा। आज आलम यह है कि हम सेनाओं को हर सेनाओं को योद्धा कहते हैं, हम उनको ड्रेस दे नहीं पाते हैं, जूते दे नहीं पाते। ये केवल 2014 के बाद की बात नहीं है, ये 1999-98 की जो घटना कारगिल की थी उस समय भी नहीं थे हमारी सेनाओं के पास, न तो बेहतर कपड़े थे न तो जूते थे। और ख़ास तौर से जो वहाँ उसको स्नो के लिए जो जैकेट आती थी, फेदर जैकेट, वो फेदर जैकेट भी नहीं थे। जो साइबेरिया से जूते आते थे, ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि चूंकि हमने भी जब नंदा देवी वगैरह क्लाइंब किया था, उस पे कोर्स कर रहे थे, तो वो जूते आते थे। उस समय एक एक जूते यानी एक जोड़े जूते का जो वजन होता था 6 किलो वजन होता था, उससे मार दीजिए तो पत्थर टूट जाता था। तब पैर ठंडे नहीं होते थे, मजबूत बने। वो जूते भी नहीं थे, ड्रेस भी नहीं थे, फेदर जैकेट भी नहीं थे, प्रॉपर स्लीपिंग बैग भी नहीं थे। और आज हर जगह कोरोना योद्धा योद्धा योद्धा। शिक्षा में हमारे जो शिक्षक हैं उनको भी योद्धा बना दीजिए, लेकिन फैसिलिटी तो दे दीजिए ना, बेहतर फैसिलिटी दे दीजिए। आज जो देश की स्थिति है
इसलिए हम कह रहे हैं कि खास तौर से ये जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू तो किसी भी कीमत पे नहीं चल सकता, और इंटरव्यू के आधार पे जो रिजल्ट बन रहे हैं उसे खत्म किया जाना चाहिए। इंटरव्यू के आधार पे दावे के साथ हम कह सकते हैं एक इंटरव्यू ऐसा मसला है जो वास्तव में जो खच्चरों को, गधों को घोड़ों से आगे पहुंचा दे रहा है, इसलिए इंटरव्यू खत्म करिए। घोड़े, खच्चर, गधे को सब एक रूप में लाइए। आप सभी एक बार इस पर चिंतन करिए, चिंता तो न करिए, चिंतन करिए। और इस देश की सरकार जो शिक्षा का सत्यानाश कर रही है, इस देश में डफर लोगों को पैदा करने की कोशिश कर रही है, ऐसे सरकार को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्न तो हमेशा किया जाना चाहिए। आप सभी साथी हमसे जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए मुद्दे पे हम आपके साथ जुड़ेंगे और इसी मुद्दे पे बात भी करते रहेंगे, और इसके आधार पे बात करने के साथ साथ आपके भी अगर कोई प्रश्न हो तो मैं लेना पसंद करूंगा। इसलिए साथियों, हम ये चाह रहे हैं कि इस देश में अगर देश को वास्तव में विश्व गुरु बनाना है तो रामदेव की कपालभाति से कोई विश्व गुरु नहीं बनेगा, और न ही हमारे जो जुमलों के शहंशाह हैं उनके नाड़ी शोधन प्राणायाम से ये देश विश्व गुरु नहीं बनेगा। ये देश गुरु तब विश्व गुरु बनेगा जब बेहतर हमारे यहाँ वैज्ञानिक होंगे, बेहतर डॉक्टर होंगे, बेहतर इंजीनियर होंगे, बेहतर टेक्निकल आदमी होंगे, और सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो संस्थाएं हैं वो सब सरकारी होंगी। जिस देश में प्राइवेट संस्थाएं हैं वो देश बर्बाद हुआ है। तो हमारे देश को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। हमारे देश को किसी भी कीमत पे इस समय हर हालत में राष्ट्रीयकृत करने की ज़रूरत है। हर जगह राष्ट्र आपका सामने आ जाता है और देश के संस्थाओं को निजीकरण करते हो। ये दोगली नीति छोड़िए, ये दोहरापन छोड़िए और राष्ट्रीयकृत की बात करते हो। कोई राष्ट्र तब मजबूत होता है, देश तब मजबूत होता है जब उसकी सारी की संस्थाएं राष्ट्रीयकृत हो और उसकी सारी संस्थाएं देश के प्रति समर्पित हो, व्यक्ति के प्रति समर्पित न हो। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, तब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय समाजवाद।